और सबसे बड़ी बात यह थी, जब खिलाड़ी खेलने जा रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे, लेकिन मानसिक तनाव या दबाव पैदा नहीं कर रहे थे। कहा कि आप अपनी क्षमता के बल पर, अपनी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के कारण आप टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आपको शुभकामनाएं हैं। जब आप मेडल जीत कर आओगे या नहीं भी जीत कर आओगे तब भी मैं मिलने आऊंगा। और आने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने 2-2 घंटे खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका प्रोत्साहन भी किया, मनोबल भी बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल। ऑडियंस थक गई है क्या? तालियों की आवाज आ नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी T20 का वर्ल्ड कप हुआ और भारत की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो ऐसे वक्त में हमारे सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव है, बड़ी डेमोक्रेटिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत मानती है, बिल्कुल ट्रोल करने लग गई, हर तरह की बातें कहने लग गई, यहाँ तक कि कैप्टन इंडिया टीम की 8 महीने की बेटी के ऊपर भी बहुत कुछ कहा गया। ये how do you look at this psyche of social media, of people's freedom of speech and expression? मुझे लगता है पहली बात तो सबको ये समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको अपनी बात रखने के लिए है, लेकिन किसी के कपड़े फाड़ने के लिए या फिर किसी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने के लिए नहीं है। जो भी व्यक्ति देश के लिए खेलने जाता है उसको भली भांति पता है कि 130 करोड़ भारतीयों में से ये 15 खिलाड़ी चुने गए हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खेलते हैं। हर बार भारत ही जीते ये शायद संभव नहीं हो सकता, हर बार एक ही खिलाड़ी बहुत अच्छा करे ये भी संभव नहीं होता। ये टीम गेम है। किसी खिलाड़ी ने अच्छा नहीं किया तो उसको धर्म के नाम पर आप उतारना शुरू कर दो, किसी कैप्टन ने अच्छा नहीं किया तो बेटी के खिलाफ टिप्पणी करो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया में कहने की इजाजत है, और अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो कहेंगे ये सरकार सेंसर कर रही है। देखिए, ना सरकार ने सेंसर किया ना रोका, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आने में समय भी लगता है। लेकिन मैं ये कहूँगा मैच्योर कमेंट्स आए तो बहुत फ़ायदा होगा। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत फ़ायदा भी होता है। देखिए, फ़ायदा ये होता है कि कई बार मीडिया में जो खबर नहीं होती वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहीं पे किसी एक प्लेटफॉर्म पर आती है तो भी आपके ऊपर बड़ी खबर बनती है। और कई बार तो अगले दिन अखबार में छपती है, उससे तो लगता है यार ये तो कभी सुनी थी खबर, पुरानी हो गई, लेकिन वो पिछले दिन शायद ट्वीट की होगी, शाम तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होती है तो अगले दिन बासी भी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक ताकत है उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बड़ी चुनौती भी खड़ी की है। आपने थोड़ा सा अपना गुस्सा जाहिर किया था जब हॉकी इंडिया ने पुल आउट किया था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम से ओवर डिस्क्रिमिनेटरी कोविड रूल्स। आपने कहा था कि ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होना चाहिए। इज दिस एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल? मुझे लगता है सबको एक बात तो समझनी चाहिए कि देश में अगर खेलों को बढ़ावा देने की बात करें तो कौन करते हैं। एक स्टेट एसोसिएशन होती है जो राज्य की टीम्स को पिक करती, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो देश के लिए टीम पिक करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में आधारभूत ढांचा खड़ी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करती है। भारत सरकार उसमें भी मदद करती है और एलीट एथलीट्स की ट्रेनिंग का काम भी करती है, चाहे वो मिशन ओलंपिक सेल हो, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं हो। इन सब के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। साथ ही साथ हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर आता है। लेकिन जब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने टीम पिक करनी है तो हम उसमें कहीं दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन भारत की टीम किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी, इसकी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। So is this going to be a rule for times to come? It's not about rule, and I think Hockey India also understands that, and they might have raised it in some context, so I can't say how they have raised it.
Now the issues, most of the issues are resolved, and I'm hopeful that the team will go ahead and play at the Commonwealth Games. It is up to them to decide, but I think they will take the right decision. मतलब मैसेज चला गया है. देखिए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, संकेत ही काफी होता है. संकेत ही काफी होता है. So hockey team is going for Commonwealth Games. Ladies and gentlemen, let me also ask you. भारत में जो पहल हुई है, जो टोक्यो में हमारा मेडल हॉल हुआ है, उससे एंथुजियाज्म तो बड़ा है, लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि टॉप लेवल के प्लेयर्स को हेल्प मिली है और वो आगे बढ़ सके हैं. लेकिन कुछ लोगों में शायद क्षमता होगी, शायद ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं होगी, तो एक मिडिल लेवल पे जो प्लेयर्स इस वक्त रह गए हैं, उनको और आगे ले जाने के लिए क्या कुछ स्कीम्स होंगे, नॉट जस्ट फॉर द बेस्ट बट ऑल्सो मे बी द सेकेंड रंग? देखिए, शायद इसी कल्पना के साथ मोदी सरकार ने शुरू किया था कि खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना हो. हम 1000 के लगभग ऐसे स्मॉल सेंटर्स पूरे देश भर में बना रहे हैं, जहां पे एक डिसिप्लिन के ऊपर उस पे ऊपर काम होगा, वहां पे कोच होगा, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसी तरह से खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां पर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, जहां पर अलग अलग खेलों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है. इसी तरह से NIS पटियाला भी है और बाकी हमारी सुविधाएं हैं जहां पर कोचिज को ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन मेरा मानना है, भारत जैसे देश में एक साइंस का और टेक्नोलॉजी का, ये दो का बहुत उपयोग होना चाहिए. स्पोर्ट्स साइंस ड्रिवन है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट के साथ उसके ऊपर काम किया जाता है और उसके साथ ही उसके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं. टेक्नोलॉजी का उपयोग भी उसमें बहुत उपयोगी है. और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे भारत जैसे देश में मान लीजिए कोचेस कम हों, तो अगर हम कोई अंतर्राष्ट्रीय कोच ला रहे हैं तो उसके साथ अगर हम देश के कोचेस को भी 4-5 को नेशनल लेवल के कैंप में साथ में रखें, हमारे 5 कोचेस उसके साथ ट्रेन हो जाएंगे. टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, करिकुलम ऐसा बनाएंगे तो हम एप्लीकेशन के माध्यम से नीचे से हजारों लोगों को कोचिंग की टेक्निक भी दे सकते हैं. और खिलाड़ियों को भी अगर कोचिंग ऑनलाइन लेनी हो तो वो भी ऐप बेस्ड हो सकती है. और अगले कुछ महीनों के बाद हमारा प्रयास है कि हम देश में कोचिंग के लिए भी ऐप और खिलाड़ियों के लिए भी ऐप के माध्यम से कोचिंग की सुविधा हो, उस दिशा में भी हम कदम उठाने वाले हैं. Big round of applause as our sportsmen get all kinds of support from the government. आपका एक दूसरा कार्यभार भी है और वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. हमारे अपने काम से भी इसका बहुत लिंकेज है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप की बात होती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है. Censorship is something that is questioned at a large scale. Also, your new bill on cinematography, जहां एक certified फिल्म को भी आप वापस बुलाकर उस पर सोच सकते हैं अगर आपको कुछ पोर्शन उस फिल्म का भी निकालना हो. Again, once again, the question comes back to, are you over censoring, or does the government try to keep too much hold over censorship, over creativity? आपके प्रश्न में ही थोड़ा सा, एक तरफ आप कहती हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स में सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात की जाती है तो क्या वो ठीक है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि सेल्फ सर्टिफिकेशन ही रहने दीजिए. रहने दीजिए, रहना चाहिए आपके अनुसार. तो हमने लैक ऑफ जो, अगर आप देखेंगे इसमें ओवरऑल एक तरफ हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड जो है वो फिल्म सर्टिफिकेशन की CBFC का है. आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे वहां पर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं. प्रसून जोशी जी ने शानदार काम उनका अपनी टीम के साथ वहां पर किया है. OTT प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल नया है और ये नया उस समय आया जब पेंडेमिक के टाइम पर भी आए, लेकिन उस समय में ग्रोथ देखिए कितनी है. ये 2025 तक हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है
ये लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का होगा 2025 तक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जो पूरे हिंदुस्तान का है। और इसमें अगर 2025 तक की मैं बात करूं तो ओटीटी के माध्यम से लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार के संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की आशा है, जो कि कितनी होगी, वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे इस सेक्टर में आने की उम्मीद है, जिसमें से 45% विदेश से आने के लिए, एफडीआई के माध्यम से आने की है। अब ये ग्रोथ इसकी कैसी हो रही है? 2025 तक लगभग 7 करोड़ इसके सब्सक्राइबर होंगे। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसकी 32% है, जो अपने आप में बहुत है। दुनिया की 6th लार्जेस्ट मार्केट ओटीटी की हिंदुस्तान है, अभी हाल ही में शुरू हुई। और 50 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में काम कर रहे हैं, नेशनल और रीजनल स्तर पर। कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं और कुछ लोकल प्लेयर्स हैं, और इन सब की ग्रोथ भी बड़ी तेजी से हो रही है। अब इस समय में सेल्फ सर्टिफिकेशन लाकर हमने ये काम किया है ताकि कंटेंट क्रिएशन का काम भी हिंदुस्तान में हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रतिभाशाली युवा भी हैं। जो विजुअल्स की मैं बात करूं और आपकी एनिमेशन की बात करूं, विजुअल ग्राफिक्स की बात करूं, गेमिंग की बात करूं, इन सब के लिए भी इसमें भारत में युवाओं में बहुत सारी प्रतिभा है। और इसके लिए भी एवीसीजी सेक्टर में भी हम लोग अपना जहां एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहे हैं ताकि उसका लाभ मिले। वहीं पर एम्प्लॉयमेंट के जरिए हमारा इसका दायरा ज़्यादा बढ़ पाए, वो भी हमारा इसमें पूरी तरह से प्रयास है। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन इसीलिए ही रखी गई है ताकि जिम्मेदारी खुद भी हो। और इसमें भी 3 चरण हैं इसके। अगर किसी को कंप्लेंट भी करनी है तो इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पर भी तीसरे स्थान पर आती है। पहले 2 तो उन्हीं के बल पे पूरी होती है और 95-97% तो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो एक तरह से इसको बढ़ावा ही मिल रहा है। किताबें जो लिखते हैं और खास करके पॉलिटिशियंस जो किताबें लिखते हैं उसको भी सेंसर करने का कोई विचार है सरकार का? क्योंकि सलमान खुर्शीद जी की किताब नहीं आई है जिसमें कहा है हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस और बोको हराम, कंपैरिजन किया है। देखिए, कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है, कोई जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाटला हाउस कांड में शहीदों के घरों तक तो गए नहीं। जो हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए ML शर्मा जी, उनके घर नहीं गए, लेकिन अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर आतंकवादियों के समर्थक और उनके परिवारों में घर गए और बाद में ये कहा कि हमारी नेता तो वहां फूट फूट कर रही थी। आज अगर वो इस तरह की किताबें लिखते हैं तो अपने आप में ही समझ आता है कि चुनाव आते ही उनके मन में क्या चलना शुरू हो जाता है। या किताब बिकने के लिए कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो या अपनी सोच को दिखाने का काम करते हैं। कुछ लोग चुनाव आते जनेऊ पहनना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा काम करना शुरू करते हैं। तो ये देश अब समझ चुका है इनकी चाल को, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक राम मंदिर की बात है, वर्षों तक 100 वर्ष से ज्यादा ये केस और ये लड़ाई लड़ने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं उसका शिलान्यास करने का काम भी किया है। आपने चुनाव की बात की और आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं, तो हम आपसे एक अच्छी खबर भी साझा करना चाहते हैं कि टाइम्स नाउ का जो ब्रांड है वो अब एक्सपैंड हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत आ रहा है। आई वुड वांट टू इनवाइट MK आनंद, MD and CEO of the Times Network to come here on stage, and we'd like to share with you an audio visual और आपसे हम कमेंट भी चाहेंगे क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत अब जनवरी 1 से SD प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। तो जब तक MK आनंद आते हैं तब तक मैं आपको ऑडियो विजुअल दिखाना चाहती हूँ ऑफ द बर्थ ऑफ टाइम्स नाउ नवभारत। तारीख नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2022। गिनती के दिन बाकी। नए साल पर आपको सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपका चैनल
टाइम्स नाउ नव भारत एचडी में आने वाला है। दिल्ली में इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में किया। आज नई शुरुआत करी, इसलिए पूरे टाइम्स नाउ ग्रुप को, नाविका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से टाइम्स ग्रुप पत्रकारिता में इसका एक इतिहास है, इसमें भी आगे बढ़े, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। मैं जानती हूँ कैबिनेट मीटिंग है और इसमें देर नहीं हो सकती, आपको जाना है जल्दी, लेकिन आप अपने इतने ज़्यादा बिजी कार्यक्रम से इतने समय को हमारे साथ यहाँ आकर हमें एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए कि हम हिंदी के फील्ड में आ रहे हैं और बड़ी तरीके से लोगों तक हम भारत की बात ले जा रहे हैं और भारत को बदलने की और नव भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत एचडी का एक नया अवतार। टाइम्स नाउ नव भारत गर्व से प्रस्तुत करता है टाइम्स नाउ नव भारत एचडी। अभी तक टाइम्स नाउ नव भारत को आप दर्शकों का जितना भरोसा मिला, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे समेटकर अब हम देश के घर घर में आप तक पहुंचने वाले हैं। अगस्त 2021 भारत के मीडिया जगत में गूंजा एक नारा, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। यही हुंकार थी टाइम्स नाउ नव भारत की। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नव भारत एचडी लॉन्च हुआ। इसी साल 1 अगस्त को टाइम्स नेटवर्क का हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत एचडी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ। सिर्फ 3 महीने में कई ऐसे खुलासे हमने किए जिसका प्रभाव देशव्यापी रहा। हमारे एक से बढ़कर एक शो आप दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। आशीर्वाद के तौर पर आपका फीडबैक हर दिन मिल रहा है। आगे हम बहुत कुछ और लेकर आ रहे हैं। अंग्रेजी में नंबर 1 रहने के बाद अभी हम हिंदी में आए हैं। अगस्त में हमने टाइम्स नाउ नव भारत एचडी चैनल लॉन्च किए हैं। अभी उसके बाद ईटी नाउ स्वदेश भी आया था अक्टूबर में। दोनों चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और अभी हम जनवरी में हिंदी चैनल को एचडी में ला रहे हैं, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ज्यादा से ज्यादा भारतवासियों को ये चैनल हम पहुंचाने की हमारा संकल्प है। वो दर्शक जिन्हें ये समझने में उलझन हो रही है कि एचडी और एसडी तकनीक होती क्या है, इसमें फर्क क्या है, उन्हें हम मोटे तौर पर ये अंतर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एचडी यानी हाई डेफिनेशन और एसडी यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एचडी की पहुंच सीमित दर्शकों तक है, वहीं एसडी घर घर तक पहुंचता है। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नव भारत एचडी लॉन्च हुआ। Well, Times Now Now Bharat, and let me also invite on stage Union Women and Child Development Minister Ms. Smriti Irani, who's here. हमने नई पहल की और हम कह रहे हैं कि अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। हम सब चाहते हैं नव भारत समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। वहीं पर नव भारत में टाइम्स नाउ नव भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है कि सही और सच्ची खबर सही समय पर जन जन तक पहुंचाने का काम हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और महिला शक्ति की जब बात करें तो माननीय स्मृति जी भी यहाँ पर हैं और नाविका जी भी यहाँ पर हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड रियली थैंक यू। स्मृति, इफ यू कैन